नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का यह 20वां पार्ट है और महाद्वीप श्रृंखला के अंतर्गत यह दूसरा पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। और जो इसके पहले का पार्ट था महाद्वीप श्रृंखला में, जो इसका पहला पार्ट था उसमें हमने एशिया महाद्वीप की बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और एशिया से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी आप उस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे यूरोप से रिलेटेड कुछ तथ्य, जो उसका भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु कैसी है, और उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो जो यूरोप महाद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो इसका पहला पार्ट था जिसमें हमने एशिया महाद्वीप की बात की थी, वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कौन सा महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आपने उसको मिस किया है तो आप उसकी जानकारी हमारे इसके पहले के वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की। यूरोप महाद्वीप की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह है कि यूरोप महाद्वीप उत्तरी अक्षांश में 81 डिग्री 51 मिनट पर स्थित है और पूर्वी देशांतर पर यह 67 डिग्री 20 मिनट पर स्थित है। अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश में तो यह 81 डिग्री 51 मिनट पर स्थित है और पूर्वी देशांतर पर यह 67 डिग्री 20 मिनट पर स्थित है। अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के जो आसपास महासागर पाए जाते हैं, कौन कौन से महासागर हैं, किस दिशा में कौन सा महासागर है, इसकी जानकारी लेंगे। तो यूरोप के अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है, दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में काला सागर स्थित है। इसके अलावा कुछ और अन्य जलमार्ग हैं जो कि यूरोप के आसपास स्थित हैं। तो यूरोप का मोस्टली जितने भी देश हैं वो अधिकतर तीन ओर से जल द्वारा घिरे हुए हैं। इस वजह से यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यूरोप में फिर से एक बार देखेंगे कौन कौन से महासागर स्थित हैं। तो यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में काला सागर स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यूरोप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। अगर हम इसको जनसंख्या के पर्पस से देखते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से यह तीसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर एशिया और दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। तो एशिया और अफ्रीका के बाद जो तीसरे नंबर पे आबादी के मामले में कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। अगर हम बात करें इसकी जनसंख्या की तो इसकी जनसंख्या लगभग 73.1 करोड़ है और ये विश्व जनसंख्या में 11% का योगदान करता है। विश्व जनसंख्या में, जो संपूर्ण विश्व है उसकी जनसंख्या में यूरोप का योगदान कितना है, 11% का योगदान है और इसकी जनसंख्या लगभग 73.1 करोड़ है। अगर हम बात करें इसके पूर्व जनसंख्या की तो पूर्व में इसका योगदान लगभग 25% था। अगर हम बात करें 1900 ईस्वी के आसपास तो उस समय जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या थी उस जनसंख्या में यूरोप का योगदान लगभग 25% था और प्रेजेंट में जो इसका योगदान है वो लगभग 11% है। तो जनसंख्या नियंत्रण से यहाँ पर जो जनसंख्या की जो वृद्धि थी उसको रोका गया और जो योगदान है उसको कम किया। इट मीन्स इससे ये कंफर्म होता है कि जो यूरोप है वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण काफ़ी हद तक प्रभावी रहा है और उसकी जनसंख्या में लगातार कमी दर्ज की गई है। अगर हम बात करें यहाँ की जलवायु की तो यहाँ की जलवायु मुख्यतः जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु है वो उतनी गर्म नहीं है। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो लगभग सभी क्षेत्रों में ठंडी जलवायु, जिसको शीतोष्ण जलवायु कहते हैं, ठंडी जलवायु पाई जाती है। यूरोप की जलवायु में गल्फ स्ट्रीम नामक एक गर्म जलधारा का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। यूरोप की जो जलवायु है उसमें
गल्फ स्ट्रीम नामक समुद्री गर्म जलधारा। जो गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम समुद्र की गर्म जलधारा होती है और इसका प्रभाव यूरोप की जलवायु पर पड़ता है। हालांकि यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है, लेकिन इस गर्म जलधारा के कारण जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? जो गल्फ स्ट्रीम है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा का जो प्रभाव है वो ये है कि जो इसके सागर तट हैं, क्योंकि ये समुद्र से निकलती है, तो इसके जो सागर तट हैं वो तो गर्म होते ही होते हैं और साथ में अटलांटिक महासागर की ओर चलने वाली जो पश्चिमी हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। जो अटलांटिक महासागर जो इसके समुद्री क्षेत्र हैं उससे जो हवा चलती है, जो पश्चिमी हवा चलती हैं, वो भी इस गर्म जलधारा के कारण गर्म हो जाती हैं और इसके कारण जो आंतरिक तापमान है, जो महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देशों के आंतरिक तापमान है उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर देती हैं। तो गर्म जलधारा के कारण जो तापमान है उसमें थोड़ा सा वृद्धि दर्ज की जाती है। अब बात करते हैं यूरोप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। यूरोप महाद्वीप का समुद्री तट सभी महाद्वीपों में सबसे लंबा है। जो यूरोप महाद्वीप है उसका समुद्री तट सभी महाद्वीपों में सबसे लंबा है। तो अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका समुद्री तट सबसे लंबा है, तो यूरोप महाद्वीप का समुद्री तट सबसे लंबा है। यूरोप के अधिकांश देश, जैसा कि हमने पहले बताया था, तो यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से समुद्रों से घिरे हुए हैं। इस वजह से इस महाद्वीप को प्रायद्वीप का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अधिकांश देश 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी की। तो यूरोप की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है डैन्यूब नदी। इस नदी की लंबाई लगभग 2842 किलोमीटर है और यह किन किन देशों से होकर के गुजरती है? तो ये ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया से होकर बहती है। यूरोप की महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब नदी है। इसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है और यह ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया से होकर बहती हैं। इन देशों से होकर के ये नदी बहती है और अंततः यह कहाँ पर गिरती है? काला सागर में गिरती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डैन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? तो डैन्यूब नदी काला सागर में जाकर के गिरती है, जो कि यूक्रेन के पास स्थित है। जो काला सागर है, जो डैन्यूब नदी का मिलन स्थल है, जो कि काला सागर में जहाँ पर मिलती है, वो स्थान यूक्रेन के पास में स्थित है। इटली विश्व का सबसे अधिक अंगूर तथा जैतून उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो विश्व में सबसे अधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन इटली देश में होता है, जो कि यूरोप में स्थित है। इसके अलावा सुंदर घड़ियाँ स्विट्जरलैंड में बनती हैं और स्विट्जरलैंड सुंदर घड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ से 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इटली में विश्व का सबसे अधिक अंगूर और जैतून उत्पादन होता है और स्विट्जरलैंड में सुंदर सुंदर घड़ियाँ बनाई जाती हैं। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के क्षेत्रफल की। तो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर इस महाद्वीप का क्षेत्रफल है और इसका जो स्थलीय खंड है वो एशिया से जुड़ा हुआ है। यूरोप का कुछ स्थलीय भाग जो है वो एशिया से जुड़ा हुआ है और इन दोनों महाद्वीप का जो मिक्सचर है, अगर इन दोनों महाद्वीपों का जो मिक्सचर है, जो मिलावटी वाला क्षेत्र है, उसको यूरेशिया की संज्ञा दी गई है। यूरोप और एशिया को मिला करके जो भाग बनता है उसको यूरेशिया कहा जाता है। इस भाग को यूरेशिया की संज्ञा दी गई है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो पर्वत शिखर है वो है एल्ब्रुस। जो एल्ब्रुस है वो कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, तो यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर एल्ब्रुस है, जो कि रूस में स्थित है।
वैसे रूस का जो अधिकांश भाग है, जो 3/4 भाग है, वो एशिया में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो शिखर है वो एल्ब्रूस, जो कि रूस में बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो एल्ब्रूस पार्ट है वो कहाँ पर पड़ता है। तो एल्ब्रूस पार्ट जो है वो यूरोप में पड़ता है। इस वजह से इस एल्ब्रूस को यूरोप महाद्वीप में शामिल किया गया है। जैसा कि इसका पहले वीडियो हमने एशिया महाद्वीप पढ़ाया था, वहाँ पर बताया गया था कि रूस का 3/4 भाग एशिया में पड़ता है और 1/4 भाग इसका यूरोप में पड़ता है। लेकिन इसको अधिकांशतः एशिया महाद्वीप माना जाता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर रूस को यूरोप का हिस्सा माना गया है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो एबरडीन जो कि स्कॉटलैंड में है उसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ऐसा देश जहाँ पर रात्रि में सूर्य निकलता है, ऐसा देश कौन सा है? नॉर्वे। तो इस वजह से नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? एबरडीन जो कि स्कॉटलैंड में है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राइन नदी का जो जलमार्ग है वो यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जो राइन नदी है वो यूरोप में बहती है और इसका जो जलमार्ग है, जो राइन नदी का जलमार्ग है, वो यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं? यूरोप में आल्प्स, यूराल और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पाए जाते हैं, जो कि भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। अब भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं? तो इसकी चर्चा हमने जब पर्वत वीडियो बनाया था उसमें पढ़ाया था। वहाँ पर भ्रंशोत्थ और जितने भी टाइप्स के पर्वत होते हैं वो वहाँ पर बताया गया है। तो यूरोप के जो आल्प्स, यूराल और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हैं वो कैसे पर्वत हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। नेक्स्ट है, यूरोप के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, पोलैंड और हंगरी। ये जो देश हैं वो प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश हैं। इन देशों में सबसे अधिक खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, पोलैंड और हंगरी। यहाँ पर सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं, आल्प्स पर्वत का सबसे अधिक विस्तार किस देश में है? तो यूरोप में पाया जाने वाला जो आल्प्स पर्वत है उस पर्वत का सबसे अधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। जो इंग्लिश चैनल है वो यूनाइटेड किंगडम यूके को यूरोप से अलग करता है। तो यूरोप को यूके से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? इंग्लिश चैनल है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, जो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है वो किन किन देशों के बीच पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड और इटली के बीच पड़ता है और यहाँ से इन दोनों देशों के बीच एक रास्ता बनती है। जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में एक मार्ग निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? तो वो मार्ग या रास्ता सेंट बर्नार्ड दर्रा, जो सेंट बर्नार्ड दर्रा है इसके द्वारा ही इन दोनों देशों के बीच एक रास्ता निकलती है। यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में विश्व के प्रमुख कोणधारी वन पाए जाते हैं। जो विश्व के प्रमुख कोणधारी वन पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे प्रमुख कोणधारी वन यूरोप के ही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और साइबेरिया क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। जो यूरोप का यूक्रेन है, यूक्रेन में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है और इस वजह से यूक्रेन को ही विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन को कहा जाता है। और एक और यहाँ से टॉपिक है रोटी की डलिया। रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो रोटी की डलिया भी यूक्रेन को ही कहा जाता है और ये यूरोप के अंतर्गत आता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो कि फ्रांस के पेरिस से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर तक जाती है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? ओरिएंट रेल मार्ग। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये फ्रांस के पेरिस से टर्की के
कुस्तुनतुनिया नगर तक जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो शराब बनती है, विश्व में सबसे अधिक शराब, जिसमें शराब का जो कैटेगरी है वो है शैंपेन। विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहाँ पर बनती है? फ्रांस में बनती है। तो फ्रांस सबसे अधिक शैंपेन शराब का उत्पादक देश है। इस वजह से फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे अधिक शैंपेन शराब बनाई जाती है। फ्रांस का जो पेरिस नगर है उसे विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। विश्व का सुंदर नगर किसे माना जाता है? विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस नगर को माना जाता है, जो कि फ्रांस में स्थित है। इसके अलावा फ्रांस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रांस से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं। पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। जो पेरिस है वो किस नदी पे बसा हुआ है? पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े नगर की, तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। लंदन किस नदी पर बसा हुआ है? लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जो इटली है उसको यूरोप का भारत कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली भी भारत की ही तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो मुख्यतः लोग कृषि पर निर्भर हैं और इटली एक कृषि प्रधान देश है, तो इस वजह से इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और विशेषता है, वो यह है कि यहाँ पर हिमालय की तरह ही आल्प्स पर्वत स्थित है। इटली में हिमालय की तरह ही आल्प्स पर्वत स्थित है और यह एक कृषि प्रधान देश है। इस वजह से इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप में जल विद्युत का सबसे अधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। अगर हम बात करें यूरोप में जल विद्युत का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है, तो यूरोप में जो जल विद्युत का सबसे अधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। इटली और स्वीडन सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग, जमीन के नीचे सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर स्थित है? ये लंदन एवं पेरिस के मध्य स्थित है और लंदन और पेरिस को जोड़ता है। तो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कहाँ है? लंदन और पेरिस के बीच है और ये लंदन और पेरिस को जोड़ता है। तो यूरोप से रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप हमसे ईजिली जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।